अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास चंद बेसिक डेफिनेशंस के बारे में है जो आगे इंटरफेरेंस और उससे मुतल्लिका आने वाले टॉपिक्स में लफ्ज इस्तेमाल होंगे। ये अल्फाज हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, मगर अब इसको लाइट के हवाले से जरा देखेंगे और वेव एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम मोस्टली रे का कंसेप्ट लेके चलते हैं। अब हम वेव फ्रंट्स और वेवलेट्स की लैंग्वेज जरा थोड़ी सी इस्तेमाल करेंगे बीच में। तो जनाब, टॉप क्या क्या डेफिनेशन है। रिफ्लेक्शन देखेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेव एस्पेक्ट ऑफ लाइट में क्या डिस्कशन आएगी, रिफ्रैक्शन क्या होगा, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जिसे स्नेल्स लॉ भी कहेंगे, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का लफ्ज भी हम देखेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन। जब लाइट किसी सरफेस को हिट करती है, लेट्स से स्मूथ सरफेस को हिट करती है, और वो आपके पास दो मटेरियल्स को सेपरेट कर रहा है, जैसे एयर है, जैसे ग्लास है, जैसे वाटर है। तो आपके पास एयर और ग्लास, जैसे आपके पास ग्लास पड़ा है तो उसके ऊपर एयर है, तो इसका मतलब अब आपके पास दो मीडियम आ गए ना। तो ऐसी सूरत में जो लाइट होगी जब वो हिट करेगी तो पार्शली रिफ्लेक्ट होगी, यानी टक्कर खा के वापस जाएगी, एंड पार्शली रिफ्रैक्ट होगी, यानी ट्रांसमिट हो जाएगी दूसरे मटेरियल के अंदर। ठीक है। अब चूंकि मेरी हेडिंग तो रिफ्लेक्शन है, तो मैं जरा रिफ्लेक्शन को ही देखता हूं। रिफ्लेक्शन को हम दो कैटेगरी में डाल देते हैं कि अगर आपकी रिफ्लेक्शन एक डेफिनेट एंगल पे हो रही है स्मूथ सरफेस से, तो आप इसे सेकुलर रिफ्लेक्शन बोलोगे। ये एक लेटिन वर्ड से आया जो मिरर के लिए बोला जाता है। इसी तरीके से अगर आपकी स्कैटर्ड रिफ्लेक्शन हो रही है रफ सरफेस से, तो आप बोलोगे कि ये एक डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है। जैसे आप दोनों में समझ सकते हैं, वाजियत नजर आ रहा है कि आपका एक डेफिनेट एंगल हर बार बन रहा है। ठीक है, तो ये आपके स्पेकुलर रिफ्लेक्शन हो जाएगी। यहाँ सॉरी, यहाँ पे अब मैंने पी मिस किया, तो स्पेकुलर रिफ्लेक्शन हो जाएगी। और यहाँ पे आपकी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है, रैंडम एंगल आ रहा है। अब होता क्या है, अगर वेव फ्रंट्स की लैंग्वेज में बात की जाए या वेवलेट्स की लैंग्वेज में बात की जाए, ये ए बी सी आपको वेवलेट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस सतह के साथ हिट कर रहे हैं। अब यहां से हिट करने के बाद दो मामलात आपको नजर आ रहे हैं। जैसे सी के मामले में देखो, तो सी पार्शियली ट्रांसमिट हो रहा है और पार्शियली रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब जरा वेवलेट्स की डायरेक्शन, जो एरो लगे हुए हैं वो देखो, क्या एक दूसरे के अपोजिट आ गए। तो इसका यानी जब वो नीचे आ रही थी तो एरो डाउनवर्ड थे, अब टक्कर खा के ऊपर जा रही है तो एरो अपवर्ड है। तो इसका मतलब जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का इफेक्ट क्या होगा कि आपके पास जो डायरेक्शन ऑफ वेवलेट्स है वो चेंज हो जाती है या वो टक्कर खाते हैं। ठीक होगी बात। जैसे आप उसको रे की लैंग्वेज में ऐसे कह सकते हैं कि पहले आ रहे थे फिर टक्कर खा के जा रहे हैं। ओके होगी बात। तो अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि जो आपके पास रे प्लेन से टक्कर खा रही है और वो उसका कुछ ना कुछ एंगल है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है किस चीज के, एंगल ऑफ इंसिडेंट के। जैसे यहां से देखें कि आपकी ये इंसिडेंट रे आई, ये नॉर्मल के साथ एक एंगल बना रही है जिसे मैंने थीटा आई कह दिया है, और ये टक्कर खा के वापस जा रही है तो नॉर्मल के साथ ये एक एंगल बन रहा है थीटा आर। तो नॉर्मल के लिहाज से ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, यानी और सादा बोलूं तो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल बराबर होंगे। ये चीज क्या कहलाती है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब जरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक आपके पास ऑप्टिकल मटेरियल का होता है, यानी आप कहेंगे इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसे एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बुनियादी तौर पे तो एक रेशियो है। किस किस की रेशियो है, स्पीड ऑफ लाइट की टू स्पीड ऑफ मीडियम से। यानी एक लाइट जो वैक्यूम में चल रही है उसके जो वैल्यू आएगी, और एक लाइट जो किसी मीडियम में चल रही है उसकी जो वैल्यू आएगी, उसकी रेशियो लेनी है। जैसे n इज इक्वल टू सी ओवर वी। सी कहाँ की स्पीड है, वैक्यूम में। v कहाँ की स्पीड है, मटेरियल में। अब चूंकि ये दो स्पीड्स की रेशियो है तो इसके यूनिट तो होने वाले नहीं है। अब आप कहोगे कि लाइट जब ट्रेवल करती है यानी मटेरियल में स्लो हो जाती है, इसका ना नीचे वाला फैक्टर तो हमेशा कम ही आएगा, v हमेशा छोटा होगा किससे, c से। तो n की वैल्यू हमेशा हमेशा ग्रेटर देन क्या आएगी, 1 आएगी।
यानी वैक्यूम में ये 1 होगी, बाकी सारे मीडियम्स में 1 से क्या होगी, ग्रेटर होगी, क्योंकि v आपका छोटा होगा c के लिहाज से। अब बड़ी अहम बात है कि आपके पास ये जो इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन है या आपके वेव एस्पेक्ट ऑफ लाइट क्या है जनाब। अब एक बात समझे कि आपके पास जो वेव की वेवलेंथ है वो डिफरेंट होगी डिफरेंट मटेरियल्स में। जैसे आप इस केस को पहले समझें, एयर और लेट्स से ग्लास ले लें। आपके पास एयर में लाइट आ रही है, आपको ये वेव फ्रंट आते हुए दिख रहे हैं। अब ये वेव फ्रंट जरा देखो, इसका एक पोर्शन हिट कर रहा है, आपका उस मटेरियल में एंटर हो रहा है, ठीक है। जब ये इस मटेरियल में एंटर होगा तो मीडियम के अंदर स्पीड कम हो जाती है, अभी अभी पढ़ा आपने। तो इसका मतलब ये स्लो हो जाएगा और ये हिस्सा उसी वेव फ्रंट का तेज होगा। तो क्या आप समझो एक ही चीज का एक पोर्शन स्लो है और एक पोर्शन तेज है, तो क्या उसकी डायरेक्शन में बदलाव नहीं आना शुरू हो जाएगा, तो वो स्लो की जानिब जाना शुरू हो जाएगा। अब देखो जैसे जैसे आप आगे आ रहे हो तो आपके पास जो वेव फ्रंट का ज्यादा पोर्शन है वो स्लो है और थोड़ा पोर्शन तेज है। तो आप देखो वेव लेंथ में बदलाव आता हुआ देखो आप जरा कि यहाँ पे वेवलेंथ बड़ी है और यहाँ पे वेवलेंथ कम होगी, क्योंकि आपकी वेव स्लो होती जा रही है। जब वो स्लो होगी तो ज्यादा तेजी से पास नहीं करेगी, जबकि जब उसका कुछ हिस्सा मीडियम से बाहर था तो वो आपके पास तेज यानी मूव कर रहा था। तो वेव लेंथ में चेंज आने का मतलब समझ आया कि आपके पास यही चीज बेंडिंग समझा आ रही है कि लाइट बेंड क्यों होती है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी मीडियम में होते हैं तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा के लिहाज से फ्रीक्वेंसी तो आपकी क्या रहनी है मटेरियल में सेम, मगर स्पीड कम हो जानी है। अब आपकी चूंकि स्पीड कम होनी है तो इक्वेशन के लिहाज से लेफ्ट और राइट में अगर आपकी स्पीड कम हो रही है लेफ्ट पे तो राइट पे भी तो कुछ कम होना चाहिए, तो हम कहेंगे वेवलेंथ रिड्यूस हो जाती है। और अब आपको उसकी फिजिक्स भी पता है कि क्यों रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि वेव की स्पीड कम हो जाती है। तो अब आपके पास लैम्डा नॉट वो वेव है, वेवलेंथ है जो आपके पास लाइट की है मटेरियल में, ये लेस होगी किससे, वैक्यूम से। कैसे? F इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा नॉट, यानी वैक्यूम के अंदर चल रहे हो, ये मैंने लिख दिया v बाई लैम्डा, कि v कब है मटेरियल के अंदर, और n इज इक्वल टू सी वी जाते हैं, यहां से आप रेशियो बना सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट बाई n, यानी मीडियम के अंदर जो वेवलेंथ होगी वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिहाज से कम हो रही होगी। यानी क्या मतलब कि अगर एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो आपके पास वेव स्पीड भी कम होगी, एन आपके यानी आपके पास समझ आ गए। तो अब उसी लिहाज से वेव लेंथ भी कम हो रही होगी आपके पास। ओके होगी बात। अब जरा इस कंसेप्ट को लेके हम चलते हैं रिफ्रैक्शन पे। रिफ्रैक्शन क्या है कि लाइट ट्रेवल करती है किसी सरफेस से, तो उसके जाहिर सी बात है दो मीडियम के अंदर तो रिफ्रैक्शन होती है, यानी एक मीडियम से गुजर के दूसरे मीडियम में चली जाती है। तो हम कहते हैं लाइट क्या हुई है, रिफ्रैक्टेड हुई है। ठीक है। अब ये तब तक हो सकती है जब तक लाइट अगर परपेंडिकुलर हिट ना करे। अगर लाइट परपेंडिकुलर हिट करेगी तो अब फिर आप कहेंगे कि यानी फिर ये मामलात नहीं ऐसे देखे जाएंगे। तो रिफ्रैक्शन जो होती है वो लाइट की डायरेक्शन चेंज करती है। अब आपको पीछे अभी पढ़ा कि क्यों चेंज करती है, क्योंकि लाइट की स्पीड मीडियम के अंदर क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है जब मीडियम बदलता है। तो हम कहते हैं लाइट बेंड होती है किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से। जैसे यहां से देखो लाइट आ रही है, ये अब आपके पास एयर दिखाई गई है, यहाँ पे पानी है, तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आई तो पार्शियली रिफ्लेक्ट हुई, पार्शियली रिफ्रैक्ट हुई। तो अब आपके पास ये कंसेप्ट है। इसी तरीके से अगर पानी से बाहर जाएंगे तो ये आपके पास सेम वही प्रोसेस होगा कि पार्शियली रिफ्लेक्ट हो रही है, पार्शियली रिफ्रैक्ट हो रही है। तो ये अब आपके पास इसमें आप नॉर्मल की तरफ बेंड कर रहे हैं, यहाँ पे नॉर्मल से अवे बेंड कर रहे हैं। लॉजिक बड़ी सादा सी है, जब लाइट आएगी तो स्लो हो जाएगी, स्लो हो जाएगी तो वो कम यानी उसकी स्पीड कम होती जाएगी तो वो मुड़ेगी, स्लो होने की वजह से वो नॉर्मल के करीब करीब ही रहेगी, तो बेंडिंग हो रही है। अब यहां से वो मीडियम से डेंसर से जा रही है रेयर में, तो जब वो जाएगी तो बाहर निकल के तेज हो जाएगी, तेज होगी तो जो उसका वेव फ्रंट का हिस्सा बाहर निकलेगा वो ज्यादा तेज चलेगा, जो अभी मीडियम के अंदर होगा वो स्लो होगा। तो इसलिए तेज वाला ज्यादा तेज होने की वजह से नॉर्मल से परे चला जाएगा, तो वो आपके नॉर्वे फ्रॉम दी यानी नॉर्मल से परे हो जाती है।
ठीक होगी बात। अब यहाँ से हमने क्या लेना है जी, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, स्नेल्स लॉ जिसे हम कहते हैं। तो अगर आप मोनोक्रोमैटिक लाइट को देख रहे हैं एक पेयर ऑफ मीडिया मटेरियल के लिए, यानी दो आपके पास मीडियम है, तो हम कहेंगे इनके जो साइंस एंगल की रेशियो आती है, जहां से आप एंगल मेजर करते हो सरफेस में, वो इक्वल होती है इनवर्स रेशियो आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। अभी मैं आपको समझाता हूँ, n1 sin थीटा 1 बराबर होता है किसके, n2 sin थीटा 2 के। ये एक बेसिक इसके पास स्टेटमेंट है। फिर आप यहाँ से लिख सकते हैं sin थीटा 1 ओवर sin थीटा 2 बराबर है किसके, n2 ओवर n1 के। यहाँ से लिख सकते हैं लैम्डा 1 ओवर लैम्डा 2 के, और ये बराबर आ जाएगा किसके, v1 ओवर v2 के, क्योंकि आप जानते हैं कि वो v इक्वल टू f लैम्डा वाला सीन होता है। अच्छा जी, अब ये बना कैसे, पहले तो ये समझते हैं ना। ये एक फिग देखें, ये तो वही है जो हम पीछे पढ़ के आए हैं कि लाइट जैसे ही चलेगी, आप देखो यहाँ पे वेवलेंथ बड़ी है, मीडियम के अंदर गई तो वेव क्या होगी, छोटी होगी आपके पास। अब जरा फिजिक्स समझते हैं। अब आप जरा एक ट्रायंगल देखो ए बी डी, क्या ट्रायंगल नजर आ रही है, इसमें थीटा 1 नजर आ रहा है, थीटा 1 के सामने परपेंडिकुलर यानी लैम्डा 1 परपेंडिकुलर है। हाइपोटेन्यूज का रोल कौन अदा करेगा, ए डी। अगर मैं कहूं साइन थीटा 1 निकालो, तो कैसे निकालोगे, लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई ए डी। ओके हो गया, यानी साइन थीटा 1 की कीमत पता लग गई, लैम्डा 1 ओवर ए डी। अब दूसरा एंगल कौन सा, थीटा 2। थीटा 2 के सामने परपेंडिकुलर होगा यानी लैम्डा 2, तो इसकी हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा, तो ये एडी बनेगा। अगर मैं कहूं साइन थीटा 2 निकालो, तो आप कहोगे लैम्डा 2 डिवाइडेड बाई एडी। अब आपको साइन थीटा 1 भी पता है, साइन थीटा 2 भी पता है, रेशियो ले लो तो अल्टीमेटली लैम्डा 1 ओवर लैम्डा 2 की रेशियो आ जाएगी। लैम्डा 1 ओवर लैम्डा 2 पता लग गया, तो अब आप वहां से बाकी वैल्यूज भी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये जो टूल बना आपके सामने, बहुत कंप्रीहेंसिवली मैंने लिख दिया। ये चीज क्या कहलाती है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ। आप इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की लैंग्वेज में भी समझ सकते हैं, वेवलेंथ की लैंग्वेज में भी समझ सकते हैं, और वेलोसिटीज की लैंग्वेज में भी समझ सकते हैं। फिर जो अगली चीज है, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब जनाब क्या है, हमें ये इतना पता लग चुका है, लाइट ने पार्शियली रिफ्लेक्ट होना है, पार्शियली ट्रांसमिट होना है, ठीक है, दो मटेरियल्स के बीच में जिनके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होते हैं। अब जरा यहां से देखो, अगर बिल्कुल सीधी गई तो क्या आपको बेंडिंग दिख रही है, ना बेंडिंग नहीं है, तो इसका रिफ्लेक्शन नहीं हुई। तो अब जब लाइट थोड़ी सी इंक्लाइंड हुई, थीटा ये एंगल बना रही है, तो वो देखो आपके पास यहाँ पे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, एन बी छोटा है एन ए से, ये ए है ये बी है, इसका मतलब ये ज्यादा डेंसर है ये रेयर है, तो डेंसर से रेयर में जा रही है, तो आपके पास नॉर्मल से परे हट रही है। अब आपने एंगल और बढ़ा दिया, तो एक वक्त आएगा वो बेंड होते होते बिल्कुल टेंजेंट बनाएगी, किसके साथ, दो मीडियम्स के बीच में। जैसे आप कह लो कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो आपके पास रिफ्रैक्टिव रे का है, जब वो दूसरे मीडियम में निकलता है तो क्या बनाता है, टेंजेंट टू द सरफेस। नॉर्मल के साथ एंगल देखना है ना, आप जो भी एंगल देखते हैं नॉर्मल के साथ देखते हैं, तो नॉर्मल पे टेंजेंट बना हुआ है, तो ऐसा एंगल जिससे लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, दूसरे मीडियम में दाखिल होने की बजाय दोनों मीडियम्स की बाउंड्री पे चलना शुरू कर दे, या नॉर्मल के साथ कितने का एंगल बनाना शुरू कर दे, 90 का एंगल, उस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल का नाम देते हैं, उसे थीटा सी से जाहिर करते हैं। दोबारा फिर समझते हैं कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है, आपकी लाइट एक मीडियम से जा रही है दूसरे मीडियम में, वो एक ऐसे एंगल से जा रही है कि लाइट एक जब दूसरे मीडियम में दाखिल नहीं हो पाती, वो दोनों मीडियम्स की बाउंड्री पे चलना शुरू कर देती है, यानी नॉर्मल के साथ 90 एंगल बनाना शुरू कर देती है। तो ऐसा एंगल क्या कहलाता है, क्रिटिकल एंगल कहलाता है। अगर अब आप क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा हो जाएं, यानी क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा कर दें, तो अब वो वापस उसी मीडियम में आ जाएगी, ठीक होगी बात। तो इसका मतलब वो वापस यानी रिफ्लेक्ट होगी उसी मीडियम के अंदर। तो अब आप कहोगे ये जो सिचुएशन है, तो इससे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का नाम देंगे। ये कब हो सकती है कि जो अंदर वाली इंसिडेंट रे है वो आपके पास यानी सेकंड मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लेस हो किसके साथ, जिस मीडियम से वो ट्रेवल करके जा रही है। देसी जबान में बोलूं, ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, बी का कम है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहां पे होगी, जिसमें हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, यानी वो दूसरे मीडियम में दाखिल ही नहीं हो पाई, वापिस उसी मीडियम में आ गई। ऐसा तभी मुमकिन होगा जब आपका एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा, ठीक है।
अब आप कहोगे एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर हम बड़ा कर दें क्रिटिकल एंगल से, तो इसका मतलब जो साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो तो मुमकिन ही नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो ग्रेटर देन यूनिटी हो जाएगा, जो कि मुमकिन नहीं है। तो ये जनाब आज हमारा टॉपिक था, चंद बेसिक सी डेफिनेशनें हमने देखी हैं। आपने मोस्टली सारी पहले छोटी क्लासेस में पढ़ी हुई है, समझ लें एक तरह से रिवाइज हो गई। अब कल से हम इंटरफेरेंस को बकायदा देखेंगे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को स्टडी करेंगे जो हमें इंटरफेरेंस के बारे में गाइडलाइन देगा, उसका मैथमेटिकल टूल बनाएंगे। तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।